ओके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। हम्म, सबसे पहले थोड़ी थ्योरी पार्ट पे अपन आते हैं। ओके, थ्योरी नोशन कहाँ गई? ये है ना, ठीक। तो रिएक्ट पार्ट वन में ये तो मैंने बता दिया लोकली सेटअप, और उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा कोड भी कर लिया, ठीक। कंपोनेंट्स क्या होते हैं बता रखा है, एक बार और बता देता हूँ। इन रिएक्ट कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूजर इंटरफेस। दे अलाउ अस टू स्प्लिट द यूआई इनटू इंडिपेंडेंट रियूजेबल पीसेस दैट कैन बी कस्टम। देखो बेसिकली सब हटाओ, डिफिनेशन छोड़ो, यहां से समझो कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट वो है जो तुम्हारे केस में और तुम्हारे दोस्त के केस में भी हमेशा सेम होगा। जैसे कि मेरे केस में भी ये जो लिंक्डइन का ये जो साइड बार आएगा या प्रोफाइल कार्ड, जो भी इसको बोलो तुम, ये इसका जितना साइज होगा, यहाँ पे ऊपर ये ग्रे कलर फिर व्हाइट कलर, वो तुम्हारे केस में भी एकदम सेम होगा। ये अगर मान लो ये 30 बाई 30 पिक्सल की है, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे अगर 50 है, तो तुम्हारे केस में भी बॉर्डर रेडियस 50 होगी। तो यही कंपोनेंट होता है, जो मैंने बताया था कि कंपोनेंट बेसिकली और कुछ नहीं, जिसपे तुम स्टेट रेंडर करवाते हो। स्टेट क्या है? प्रखर वाली तुम्हारे केस में, हाँ ये वही फेक वाली मेरी लिंक्डइन आईडी है, ठीक। तो असली वाली तो होगी तुम लोग के पास, वो पिन पे जाना वहां दिख जाएगी। देखो, अब यहाँ पे से प्रखर तिवारी है, तो ये क्या है? स्टेट है। तुम्हारे केस में हो सकता है कुछ और तिवारी हो, कुछ और नाम लिखा हो तुम्हारे में, है ना। ये तुम्हारे में भी सेम होगा, मेरे में भी सेम होगा। लिंक्डइन का टॉप बार तुम्हारे में सेम होगा, मेरे में सेम होगा। ये आइकन सेम होगा, सर्च बार सेम होगा, ये आइकन सेम होगा। बस अंतर क्या है? ये थ्री मेरे में थ्री है, हो सकता है तुम्हारे में 300 हो, ये चेंज होगा। तो ये क्या है? ये लिंक्डइन का टॉप बार क्या है? एक कंपोनेंट है। हर एक यूजर के केस में हम इसका यूज कर सकते हैं, बस स्टेट हम यूजिंग प्रॉप्स दे करके पास कर देंगे, ठीक। ये वापस से मैं दो बार तीसरी बार रिवाइज करा, तो इसको हटा ही देते हैं। अब अपन आते हैं हुक्स के ऊपर। किन के ऊपर? हुक्स में सबसे पहले ये है तुम्हारा नॉर्मल सा एक यू स्टेट हुक, उसके बाद फिर ये भी कुछ है टॉगल कर रहा है, फिर एक पोस्ट कंपोनेंट है। हम देखते जाते हैं धीरे धीरे चीजें, है ना। सबसे पहले, हाँ, तुमको क्या बनाना है? जैसे जब तुमने रिएक्ट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया हो, तुम्हारा काउंटर था ना बटन, उस पे तो हम क्लिक कर रहे थे तो काउंटर बढ़ रहा था। तुमको ऐसा कुछ बनाना है, तो अब हम उस पे आते हैं। तो ऐप डॉट जेएसएक्स में जितने थे इन सबको मैं क्या कर दूंगा? कमेंट, ठीक। ओके। अब हाँ, इसका भी कोई फायदा है ना, इसको भी मैं उड़ा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है समझना है ना, कि मैंने एक फंक्शन बनाया। एक मैंने फंक्शन बनाया, कौन सा फंक्शन? काउंटर। मैंने एक फंक्शन बनाया काउंटर, ठीक। यहाँ पे मेरे को कुछ कुछ जैसे कि हाँ, ठीक। जावा स्क्रिप्ट में अगर मैं कोड लिखता उस काउंटर का, तो कैसे लिखता है? सबसे पहले लेट काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक। उसके बाद फिर मैं अ, एक जैसे बटन ऑन क्लिक भी कर सकता हूँ, लेकिन शायद तुम लोग को दिक्कत हो, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इजी ही वे में जाता हूँ। जैसे मान लो ये फंक्शन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, उसके बाद फिर हम इस फंक्शन में ये फंक्शन क्या करेगा? ये सिंपल बस काउंट को काउंट प्लस प्लस करता जाए, ठीक। वही। और यहाँ पे मैं एक बटन, उसके ऑन क्लिक में मैं क्या पास कर दूंगा? ऑन ऑन क्लिक में मैं वो ऑन क्लिक, देखो अब ध्यान से समझना, जेएसएक्स सिंटेक्स में यहाँ का ऑन क्लिक और जो तुम कोर जावास्क्रिप्ट में देते हो कि उसमें अंतर होगा। वहां पे क्या होता है? स्मॉल में होता है, ठीक। और यहाँ पर तुम ऑन क्लिक में अपने इस फंक्शन का नेम लिख दोगे, ठीक। फंक्शन का नेम क्या था तुम्हारा? इंक्रीमेंट फंक्शन, ठीक। और यहाँ पे तुम ये जो काउंट वेरिएबल है उसको, अब जैसे सिंटेक्स में हम यूज कर रहे हैं, तो हम इसको करली ब्रैकेट्स के अराउंड रैप कर देंगे। तो ये हमने बना लिया कुछ कुछ, ठीक। क्या? एक काउंट वेरिएबल बनाया, फिर एक फंक्शन इंक्रीमेंट, और ये एक बटन ऐसे मैंने दे दिया, ठीक। क्या ये कोड रिएक्ट के केस में काम करेगा? लेट्स सी। ओके, क्या मैंने उसको पेश ही नहीं किया था क्या? ओह वाओ, मैंने उसको पेश ही नहीं किया था, मेरे को वापस लिखना पड़ेगा। मैंने वही किया, यहाँ पे फंक्शन बनाया, उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको रिटर्न करा दिया, जो मेरा उधर सिंटेक्स है। अब हम जाके देखते हैं होता क्या है। देखो यहाँ पे तुम्हें जीरो तो दिख रहा है, लेकिन क्या मैं इस पे जब क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या ये जीरो से 1 2 3 4 ऐसे कुछ बढ़ रहा है क्या? ये नहीं बढ़ रहा है। मतलब कि
कोड तुम ऐसे लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट में। ये इंटेलिजेंट इनपुट क्या भाई? देखो, कोड तुम ऐसे ही लिखते सेम, काउंट नंबर जीरो, ऐसे कोड लिखते ना, लेकिन ये यहाँ पे रन नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली ये याद रखो कि रिएक्ट रिएक्ट को हम क्या बताते हैं कि तुमको, जैसे कि ये तुम्हारा फंक्शन ऐप क्या है, कंपोनेंट है। देखो ये कंपोनेंट है ना, फंक्शन है, कुछ रिटर्न कर रहा है, कंपोनेंट है। इस ऐप कंपोनेंट को मेरे को री रेंडर करवाना था, कब? जब मैं उस बटन पे क्लिक करूं। लेकिन रिएक्ट ने नहीं किया। इस ऐप कंपोनेंट को री रेंडर कराने से मेरा मतलब क्या था कि जब मैं उस बटन पे क्लिक करूं तो 0 1 2 3 होगा, तो ये ऐप वाला कंपोनेंट क्या होगा? पूरा का पूरा रेंडर होगा। तो पहले वो जीरो शो करता, फिर वन शो करता, फिर टू शो करता। रेंडरिंग वही पेस्टिंग की प्रोसेस की स्टेट चेंज होती जाती और वो कंपोनेंट पे आती जाती। ठीक, सब हमने पढ़ चुका है भाई, हम जावास्क्रिप्ट में से पढ़ चुके हैं, मतलब तुम लोग पढ़े होगे किसी और से, वो भी बताई होगी। ठीक, तो आई थिंक सो। लेकिन ये लॉजिक जो ये कोड था मेरा, ये जावा स्क्रिप्ट के केस में परफेक्टली फाइन था। बस यहाँ पे जेएसएक्स सिंटेक्स तुम नहीं लिखते, जैसे यहाँ ऑन क्लिक में ये सब चल जाता। लेकिन ये रिएक्ट नहीं चला, क्यों? क्योंकि रिएक्ट ये बोलता है कि मैं ये नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल को अगर तुम चेंज कर रहे हो तो मैं उसको री रेंडर नहीं करूंगा। अगर तुम ये नॉर्मल ऐसे यूज कर रहे हो, नॉर्मल वेरिएबल्स का जावा स्क्रिप्ट के, तो मैं उसको उसके चेंज होने पे पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर नहीं करूंगा। तो कैसे करूंगा? उसने मेरे को बताया, रिएक्ट ने, कि तुमको एक हुक का यूज करना पड़ेगा। कौन से हुक का? काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट जीरो। तुमको एक हुक का यूज करना पड़ेगा। अब अभी के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, है ना, आई थिंक सो। अभी नहीं, बाद में हटा दूंगा, अभी के लिए तो समझ गए होगे। तुमको एक हुक का यूज करना पड़ेगा। किस हुक का? यूज स्टेट हुक का। हुक क्या होते हैं हम बहुत अच्छे से देखेंगे, अभी के लिए इतना समझो। हुक्स वो फंक्शंस होते हैं जो कि यूज प्रीफिक्स से स्टार्ट होते हैं। तो अब देखो, ये यहाँ पे मैंने क्या किया, यूज स्टेट हुक का यूज किया। ओके, अब ये कर क्या रहा है इसको हम समझते हैं। इस एक लाइन को थोड़ा सा ट्राई टू, हम थोड़ा सा इसको डिबग करेंगे कि हाँ, अगर अगर इसमें कुछ बग है तो वो क्या है। खैर उसमें कुछ बग है ही नहीं, हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले ये एक एरे था, इसमें दो चीजें थी, काउंट कॉमा सेट काउंट, और यहाँ मैंने यूज स्टेट लिखा है। ठीक, अभी हो क्या रहा है ये समझ में। देखो, ये बिहाइंड द सीन क्या काम करता है। एक मिनट, हाँ सॉरी, कॉल आ गया था। देखो, बिहाइंड द सीन क्या काम हो रहा है कि जो तुम लेट काउंट इज इक्वल टू जीरो किए थे ना, तो जब तुम यूज स्टेट हुक का भी यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ये काउंट इज इक्वल टू उसकी इनिशियल स्टेट किससे तुम असाइन कर रहे हो, जीरो से। अभी कुछ भी तुम कर सकते हो, जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग भी कर सकते हो। अभी हम करेंगे, कई यूज केसेस अलग अलग होते हैं ना। अगर एम्प्टी एरे का यूज करना पड़ेगा तो वो भी कर सकते हैं। कुछ बाय डिफॉल्ट में वैल्यू देनी होगी तो यहाँ एज एन ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मेरे को क्या है कि मेरे को काउंट का यूज करना है किसके साथ, जीरो के साथ, ताकि मैं बटन क्लिक करूँ तो 0 1 2 3 4 ऐसे वो बढ़ता जाए। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये समझ में आ गई, इनिशियल स्टेट क्या है। इस काउंट की इनिशियल स्टेट है कि काउंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब फिर ये क्या है, ये कॉमा देके मैंने सेट काउंट का है। देखो, नेम तो कुछ भी दे सकते हो, बस इतना याद रखना कि यहाँ पे हम सेट कीवर्ड का यूज करते हैं, हर एक इंसान यूज करता है। इट इज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक, जो भी रिएक्ट पे कोड कर रहा हो। तो सेट काउंट क्या करेगा? सेट काउंट एक फंक्शन है। सेट काउंट एक क्या है, फंक्शन है, जो कि इस काउंट की वैल्यू को चेंज करेगा। हम देखते हैं। अभी के लिए हम वापस से रिपीट कर रहा हूं। देखो, यूज स्टेट क्या है, एक हुक है। वो हुक दो चीजें हमको प्रोवाइड करता है। वो हुक हमको दो चीजें प्रोवाइड करता है। सबसे पहले, एक तो इनिशियल वैल्यू। सबसे पहले उसने क्या प्रोवाइड की, काउंट की इनिशियल वैल्यू जो मैंने इधर दी, तो काउंट इज इक्वल टू जीरो उसने प्रोवाइड की मेरे को, उसकी इनिशियल वैल्यू। सेकंड, वो मेरे को एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, यूज स्टेट हुक मेरे को एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, सेट काउंट, या जो भी तुम उसका नाम लिखे हो। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन काउंट की वैल्यू को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, सेट कर सकता है। ठीक, तो हम देखते हैं। और यहाँ पे तो अब तुम बोलोगे कि ये क्या है, ये मैंने इधर ये एरे सिंटेक्स का यूज किया है, ऐसा क्यों? देखो, डी स्ट्रक्चरिंग। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम ऑब्जेक्ट से डी स्ट्रक्चर कर रहे थे, उसी तरह से हम एरे से भी डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। बी स्ट्रक्चरिंग का मतलब कि ये यूज स्टेट दो चीजें दे रहा था मेरे को, काउंट दे रहा था और सेट काउंट दे रहा था। मैंने डायरेक्ट उसको डी स्ट्रक्चर कर लिया। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कॉन्स्ट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट जीरो डॉट काउंट, और कॉन्स्ट सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट जीरो डॉट सेट काउंट। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यही नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि हम इसको ऐसे करते हैं। एरे डी स्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग, सब जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, पढ़ा हुआ तुमने। ठीक, नहीं पढ़े तो जाके देख लेना, 4 5 मिनट का, तुमको समझ में आ जाएगा।
कहीं से भी यूट्यूब से उठा के देख लेना, उससे ज्यादा मत देखना फालतू का, है ना। तो देखो काउंट और सेट काउंट हमने समझ लिया। अब ये फंक्शन क्या है, ये एक इंक्रीमेंट फंक्शन है, ठीक। अब ध्यान देना, सेट काउंट को मैं कॉल करूंगा क्या, सेट, सॉरी सेट काउंट, और यहां पे मैं उसको लिख दूंगा काउंट प्लस वन। ये क्या करता है, सेट काउंट क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को सेट करेगा। मैं काउंट प्लस वन क्या कर दिया कि जब मेरा ये इंक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल हो, तो काउंट की वैल्यू क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ, सेम एज काउंट प्लस प्लस, एक से तुम बढ़ाते जाओ। और उसके बाद फिर मैंने बटन में क्या लिख दिया है, ऑन क्लिक। यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ, जो लिखी होती है क्या, काउंटर, ठीक। फिर ऑन क्लिक में मैंने इस फंक्शन को पास किया इंक्रीमेंट वाले को, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, काउंटर, या ठीक। अब आओ देखते हैं। देखो अब ये बढ़ रहा है, जो मैं चाहता था वो मैं कर पाया, बल्कि जो मैं पहले चाह रहा था यूजिंग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का यूज करके, वो मैं नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रिएक्ट ये बोलता है कि अगर तुम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल पास करोगे और उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करोगे, तो मैं ये ऐप कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करूंगा। तो अगर तुमको कुछ ऐसा पास करना है जो कि चेंज हो, और मैं फिर पूरा का पूरा ये कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट या जिस भी कंपोनेंट के अंदर तुम लिख रहे हो उसको मैं री रेंडर करूं, तो तुमको, मेरे को नॉर्मल वेरिएबल नहीं देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, एक स्टेट वेरिएबल देना पड़ेगा। तो ये काउंट यहाँ पे क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है, और उसकी इनिशियल स्टेट पहले जीरो थी, फिर एक फंक्शन इंक्रीमेंट मैं सेट काउंट से क्या करता गया, काउंट प्लस वन, उसको बढ़ाता गया, ठीक। अब सेम तुम अगर ऐसा किया हो तो तुम एक और चीज कर सकते हो क्या, तुम चाहो तो, क्या ये कॉपी हुआ, क्योंकि मैं ऐसे ही कॉपी कर लूं क्या, मुझको पता है ऐसे क्यों लग रहा है कि कॉपी हो नहीं रहा। हाँ, अब जैसे कि मैंने उधर एक काउंट को बढ़ाने वाला तो देख लिया, काउंटर जो बढ़ा रहा है वो तो देख लिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं एक डिक्रीमेंट वाला भी, डिक्रीमेंट वाला भी जो घटाए, उसका भी मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दूं, है ना। यहाँ पे तो काम कर गया यार, पहली बार तो कॉपी ही नहीं किया था इसका मतलब, इसका मतलब। तो देखो डिक्रीमेंट सेट काउंट में क्या होगा, काउंट माइनस वन, ठीक। और और डिक्रीमेंट काउंटर काउंट, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ, का क्या कुछ हुआ, देखो। ओके, वैसे तुम्हें पता है मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दो दो चीजें बना दी, है ना, दो बटन बना दिए। उसमें एक इंक्रीमेंट काउंटर काउंट, और मतलब यहाँ पे हुआ क्या, देखो मैं वापस से समझाता हूँ, कि इधर दो बटन बना दिए, इस पे जब मैं ये करूंगा तो ये देखो ये बढ़ता जाएगा, और इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो दोनों की वैल्यू घटती जाएगी। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही यूज स्टेट का यूज कर रहा हूँ, किसका, काउंट का। अगर मैं, देखो इसका मैं काउंट वन और सेट काउंट वन, और अब देखो मान लो इस केस में मैंने यहाँ 10 पास कर दिया, इनिशियल स्टेट उसके लिए डायरेक्ट ही 10 दे दी, ठीक। और डिक्रीमेंट में इधर क्या होगा, काउंट वन माइनस वन, ठीक। और यहाँ पे काउंट वन मैंने पास कर दिया, नहीं समझा, देखो मैं क्या किया, मैं अलग अलग बटन बना रहा हूँ। एक बटन ऐसा है कि मैं उस पर क्लिक करते जाऊं तो वो क्या होता जाए, इंक्रीमेंट होता जाए, ये क्या होता जाए, बोलो बोलो, इंक्रीमेंट होता जाए। और एक बटन मैंने ऐसा बनाया कि जिसपे मैं क्लिक करूं तो काउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाए। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैं यूज स्टेट हुक का यूज किया, और दो दो चीजें उसमें पास कर दी वापस से, वही एरे डिस्ट्रक्चरिंग, काउंट और सेट काउंट। और यहाँ पे काउंट वन और सेट काउंट वन, दो बार मैंने यूज स्टेट का यूज किया, दो दो स्टेट वेरिएबल बनाए। एक बटन में मैं काउंट की वैल्यू इंक्रीज करवा रहा हूँ, और सेकंड बटन में मैं काउंट वन की वैल्यू डिक्रीज करा रहा हूँ, कैसे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन के यूज से। तो इसमें सेट काउंट क्या करेगा, काउंट प्लस वन, तो ये वाली वैल्यू को बढ़ाता जाएगा। और ये डिक्रीमेंट वाला क्या करेगा, जो कि दूसरे बटन में है, इस काउंट वन की वैल्यू को घटाता जाएगा, काउंट वन माइनस वन। अब देखो, देखो क्या काम करेगा, देखो, वन टू थ्री फोर। अभी देखो ये इनिशियल ही 10 से रिलोड हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने उसकी इनिशियल स्टेट क्या दी थी, 10। अब मैं इसको करते जाऊंगा, डिक्रीमेंट काम नहीं किया, एक मिनट। हाँ, वो काम क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि जो फंक्शन था इधर क्या था, ये सेट काउंट वन था, ठीक। तो वो कॉल ही नहीं हो रहा था, देखो। हम्म। तो अभी देखो काउंटर ये बढ़ रहा है, और इसको जब मैं करते जाऊंगा तो घटता जाएगा। उसकी इनिशियल स्टेट मैंने क्या रखी थी, इसकी जीरो और इसके 10, तो इसको जब मैं क्लिक करते जाऊंगा ये बढ़ता जाएगा और ये घटता जाएगा। आई थिंक सो, शायद तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम ये समझ गए बेसिकली, यूज स्टेट हमको हुक का समझ में आ गया कि अगर मेरे को कुछ स्टेट वेरिएबल पास करने होते हैं, ताकि वो जब स्टेट वेरिएबल चेंज हो और रिएक्ट पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर करे, तो मेरे को यूज स्टेट हुक का यूज करना पड़ता है, ठीक।
हम चाहे तो और इसके साथ खेल सकते हैं, ठीक। अ, अब जैसे मान लो, हम्म, हाँ ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि इसको अभी हम करते हैं कमेंट। देखो, जितनी कुछ चीजें अलग अलग ट्राई करोगे उतना ही सीखोगे, है ना। और इस सेट काउंट को काउंट वन और इसको काउंट फाइव। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा काउंट वेरिएबल है, ये क्या, काउंट, अब ये बटन इंक्रीमेंट करूं तो ये वाला वेरिएबल बढ़ जाए, मतलब 0 से 1 2 3 हो जाए, और जब डिक्रीमेंट करूँ तो घट जाए। ठीक, तो ये प्लस और वन, प्लस और माइनस मैंने पास कर दिया। देखो, ये बढ़ रहा है और अब ये घट रहा है, ठीक। ये भी समझाना पड़ेगा क्या? समझा ही देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, वापस से उसी, सिर्फ एक ही हुक का यूज किया, किसका, यू स्टेट हुक का। इसमें काउंट और सेट काउंट को मैंने डी स्ट्रक्चर कर लिया। सेट काउंट वही, वो क्या करता है, ये काउंट वैल्यू सेट करता है। एक दो फंक्शन बनाए, एक तो इंक्रीमेंट फंक्शन और डिक्रीमेंट फंक्शन। तो इसमें क्या क्या, सेट काउंट में काउंट प्लस वन, और इसमें क्या क्या, सेट काउंट में काउंट माइनस वन। अब जब मैं यहाँ पे गया, मैंने इस काउंट को, जो वेरिएबल था मेरा यूज स्टेट, मैंने बोला था कि ये चेंज हो, पूरा का पूरा कंपोनेंट रेंडर हो। तो उस लिए मैं इसको करली ब्रेसेस के अंदर काउंट पास कर दिया, और दो बटन बनाए मैंने, कौन कौन से, इंक्रीमेंट के लिए और डिक्रीमेंट के लिए। ऑन क्लिक हैंडलर पता ही होगा। तो अब क्या होगा कि जब मैं प्लस वाले पे करूंगा तो ये काउंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और जब मैं इस डिक्रीमेंट वाले पे करूंगा तो ये काउंट की वैल्यू घटेगी। कैसे? क्योंकि जब इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा तो सेट काउंट क्या कर रहा है, काउंट की वैल्यू एक से बढ़ा रहा है, और डिक्रीमेंट फंक्शन क्या कर रहा है, काउंट की वैल्यू एक से घटा रहा। ठीक, ओके। तो देखो, यही हो भी रहा है, आई थिंक सो। इसमें कोई डाउट होगा नहीं। अब ये नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सीएसएस में आई थिंक सो डिस्प्ले फ्लेक्स लगा है, इसलिए। ठीक। हाँ, ठीक है। और भी हम खेल सकते हैं, कई सारी चीजें हैं। जैसे कि, हम्म, ओके, मान लो मैं अब ऐसा चाहता हूं कि जब मैं इसको बढ़ाऊं, बढ़ाने का मतलब जब मैं प्लस पे क्लिक करूं तो वो जीरो से ना, 0 से 1 ना आए, 0 से 2 आए। तो तुम बोलोगे कि अच्छा ऐसा है, तो एक काम करो, इसको काउंट प्लस क्या कर दो, 2 कर दो, और इसको काउंट -2 कर दो, अगर चाहते हो तो यहाँ पे अब मैं रिलोड करूँ और प्लस पे करूंगा तो क्या होगा, 0 से 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं मान गया। अब 4 6, और ये दो दो से डिक्रीमेंट करता जाएगा, नॉर्मल, ठीक। मगर, अरे यार, इंटेलिजे की खोलने की ऐसी आदत हो गई है ना मेरे को, बार बार वही खोल जाता है मेरे से। देखो, तो काउंट+2, काउंट -2, ठीक है। लेट्स सी। हम्म अब मैं बोलूं नहीं, मैं चाहता हूं कि ये काउंट+1 ही हो, लेकिन फिर भी तुम 2 से बढ़ाओ। तो बोलोगे क्या है, ये कैसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे +1 है फिर भी 2 से बढ़ाओ। कई लोग ऐसा सोचेंगे कि ये फालतू का ही क्वेश्चन है, ठीक। और कई लोग ऐसा सोचेंगे कि ये काम करते हैं कि इस सेट काउंट को वापस से मैं कॉल कर दिया, काउंट+1 कर दिया, वापस से मैंने सेट काउंट को क्या कर दिया, काउंट+1 कर दिया। तो अगर अब मैं गया, अब मेरा 2 से बढ़ जाना चाहिए। देखते हैं, देखो, नहीं यार, ये तो एक ही से बढ़ रहा है। मतलब एक से क्यों बढ़ रहा है ये, सोचो। हम्म हम्म सेट काउंट को मैंने यहाँ तो 2 बार कॉल किया था ना, कि मैं ये चाहता था कि ये काउंट+1 ये एक बढ़ा दे, और उसके बाद ये वापस से काउंट+1 करूं, तो एक और बढ़ाया, तो टोटल 2 बार बढ़ना चाहिए था, 2 से इंक्रीमेंट होनी चाहिए थी वैल्यू, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं। ठीक है, अगर इसको हटाओ, ठीक, इसको हटाओ और ऐसा कुछ कर दूं, कैसा कुछ कर दूं यार, ऐसा। एक देखो, मैं कुछ कुछ चेंज किया, कंट्रोल पे, देखते हैं वो चेंज क्या किया। अब रीलोड करते हैं अपन। ओके, अब बढ़ रहा है। तो मैंने ऐसा क्या चेंज किया, अब यही आता है तुम्हारा यूज स्टेट का फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन, जो मैंने अभी किया। यहां पे तुम पहले क्या कर रहे थे, पहले तुम सेट काउंट को, काउंट की वैल्यू बढ़ाते जाते, काउंट+1 से, ठीक। ओके, ठीक है। और इन दोनों में क्या है, मैंने चेंज क्या किया, देखो यहां ध्यान से समझना। जब मैं इस सेट काउंट में कॉल बैक फंक्शन दू, कॉल बैक फंक्शन क्योंकि इसका कोई नेम नहीं है, एरो सिंटेक्स है ना। एरो सिंटेक्स से कॉल बैक नहीं होता, बस इतना समझो, ये नेम नहीं है इसका। और कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं कि जब सेट काउंट वाला फंक्शन
किसको कॉल करेगा जब मैं इस सेट काउंट वाले फंक्शन को कॉल करूंगा बटन में, तो ये किसको कॉल करेगा? तो कॉल बैक, ये एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करेगा, ऐसा समझो। तो ये एक एरो सिंटेक्स है, ये क्या कर रहा है, इसमें काउंट आ रहा है और मैं इसको क्या बढ़ा रहा हूँ, काउंट प्लस वन से बढ़ा रहा हूँ। सेट काउंट वाले फंक्शन के अंदर मैंने एक कॉल बैक फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर यहां से काउंट आ रहा है और उसमें मैं क्या ऑपरेशन करा रहा हूँ, काउंट प्लस वन। ठीक। बोलोगे ये दोनों तो ऑपरेशन सेम कर रहे हैं, हाँ सही बात है कि अगर तुम सेट काउंट में काउंट प्लस वन करते हो और सेट काउंट में काउंट काउंट प्लस वन करते हो तो दोनों एक ही से इंक्रीमेंट करता है, लेकिन बात चेंज कहाँ हो गई, जब मेरे को टू टू से इंक्रीमेंट करना, वहां क्या बात चेंज हो गई, कि जब तुम ऐसे सेट काउंट करने के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन का यूज करोगे, तो जब तुम नीचे भी सेट काउंट को कॉल करोगे, तो ये अब इस सेट काउंट को कौन सी वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिलेगी जो ये पास करेगा। तो अगर वो जीरो था, तो इस वाले सेट काउंट ने उसको क्या कर दिया होगा, वन। तो अब नीचे वाले सेट काउंट को वन मिलेगी, तो वो उसको वन को क्या कर देगा, टू। और अगर बाय डिफॉल्ट तुम ये करते ना सेट काउंट को काउंट प्लस वन, तो बार बार वो इनिशियल स्टेट से जीरो से वो वन करता, और दूसरी बार भी करते तो ये चेंज नहीं होती, तो जीरो से वन ही हो जाती। मतलब उसमें तुम कॉल बैक फंक्शन का यूज नहीं कर रहे थे। ये क्या करता है, जब हम कॉल बैक का यूज करते हैं सेट काउंट के अंदर, तो वो जब रिटर्न करेगा उसको नई वाली वैल्यू, अब इस सेट काउंट को जब वो रिटर्न करेगा तो वो नई वाली वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक। समझ में आ गया क्या? आ गया होगा। बेसिकली जो डॉट देन वाली चीज होती है ना प्रोमिसेस में, ऐसा ही कुछ मैं ऐसे ही रिलेट करता हूँ कि इसने डॉट देन किया किसको, इसको, इसने वैल्यू रिटर्न की इसको, बल्कि जब मैं वो कर रहा था तो वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था अगले सेट काउंट वाले को। ठीक। तो ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब डिक्रीमेंट के केस में भी तुम क्या करोगे, वापस से उसको कॉल करोगे तो तुम्हारा डिक्रीमेंट वाला भी काम हो जाएगा। ठीक। ठीक है, हम आई थिंक सो शायद यूज स्टेट हुक को हम कुछ ना कुछ समझ गए हैं ना, इसका कोई काम नहीं है इन तीनों का, तो मैं भी इनको कमेंट करता हूँ। ठीक। और दोनों का भी कोई काम नहीं, हटाओ इनको। फाइनली एरर चली गई है ना। ओ, तो अब यहाँ पे मेरे को दिख गया 10। ये तो दो से करेगा कि इधर मैं माइनस शो कर रहा था ना, इसलिए। ठीक है। ठीक है। देखो नोट्स में क्या था, सबसे पहले भाई यूज सेट हुक है ना, सेट काउंट काउंट ऑन क्लिक में सेट काउंट काउंट प्लस वन। सीधे इन्होंने क्या किया, वही ऑन क्लिक में जो बोला था कि वो शायद तुमको कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन इन्होंने सीधे ही एक फंक्शन लेके इस सेट काउंट को काउंट प्लस वन कर दिया। ठीक। ठीक है। अब अगला कोड ये है कुछ, और ये क्या है, लेट मी सी। काम ही करते हैं ना, कॉपी करके इस ऐप वाले में जाते हैं अपन, और इसको कमेंट कर देते हैं, और उस वाले को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक। यहाँ पे कोई एक एरर आ रही है, और वो क्या एरर है, डुप्लीकेशन डिक्लेरेशन। अच्छा, कि कहाँ क्या वो कर दिया, इम्पोर्ट यूज स्टेट शायद पहले से भी था क्या? हाँ समझा। तो इसीलिए शायद वो एरर दे दे, खोज छोड़ कोई बात नहीं। अभी ये क्या है ये देखते हैं, इसको सबसे पहले जाते हैं कि बनाया क्या, फिर समझेंगे कि हम उसको कैसे बना देते हैं। तो इंक्रीज काउंट, ये क्यों आ रहा है, ये क्या हो गया, टॉगल मैसेज आना चाहिए ना, इंक्रीज काउंट क्यों आ रहा है अभी। ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट सीएसएस लग रही थी, मैंने उसको हटा के देखा तो ये कुछ नहीं, इन्होंने भी वही बनाया इंक्रीज काउंट और ये सब है ना। कोड ऐसा कुछ था नहीं, इससे ज्यादा हम देख चुके हैं। ठीक। तो इसकी जरूरत नहीं है अभी हमको। ठीक, वो हमारा सही ही था। मैं फिर से एक बार कोड बता देता हूँ कि इन्होंने क्या किया कि इधर वैल्यू स्टेट जीरो से असाइन किया, फिर इंक्रीमेंट में करते गए सेट नोटिफिकेशन काउंट प्लस वन, जैसे मैं वो एक बटन बनवा रहा था, और फिर बटन ऑन क्लिक में इंक्रीज काउंट और फिर नोटिफिकेशन काउंट को, तो फिर वही करा था कि वन टू थ्री फोर से ये बता रहा था, तो इसकी कोई जरूरत थी नहीं। ठीक। तो जी, तो हम बाय डिफॉल्ट जो मैंने बनाया था वो कोड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। डन। अब हम देखते हैं अब आगे क्या है। तो ये भी हमने देख लिया, यूज स्टेट। ये कुछ कुछ पोस्ट कंपोनेंट है। ठीक। और इससे मैं एक छोटी सी चीज समझा देता हूँ। अ, देखो सबसे पहले
जब हम जेएसएक सिंटेक्स का यूज कर रहे हैं, किसका? जेएसएक सिंटेक्स का जब हम यूज करते हैं, इसको रुको सीधे कॉपी और पेस्ट ही करके समझाता हूँ। देखो, जो हमारा ये था ना, जो इन्होंने दिया है, ये असाइनमेंट दिया था, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देंगे, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि तुम खुद से करो। तुमको क्या बनाना था कि लिंक्डइन का जो एक पोस्ट कंपोनेंट था ना, वैसा ही पूरा का पूरा पोस्ट कंपोनेंट तुमको खुद से बनाना है, ऐसा एकदम सेम। ठीक, और उसमें तुम वो कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए कि तुम उसमें फोटोज, वही प्रॉप पास कर पाओ, दूसरे की इमेज का यूआरएल पास कर पाओ, नेम। और जब उस कंपोनेंट को तुम कॉल करते जाओ 3-4 बार, तो 4 पोस्ट कंपोनेंट तुम्हारे बन जाए। ठीक, ऐसा उन्होंने असाइनमेंट दिया था, तो फील फ्री टू डू इट ना बाय योरसेल्फ, मैं तुम्हें अगले क्लास में बता दूंगा। यही था ये पोस्ट कंपोनेंट वाला, मैंने देखा, मैं इसको कराने जा रहा था, लेकिन ये असाइनमेंट था, तो याद है। तो ठीक है, हम यूज स्टेट समझ गए। अब अपन फोर्थ स्लाइड में आते हैं, ट्रैकिंग री रेंडर्स। ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि ट्रैकिंग री रेंडर से क्या मतलब है हमारा। देखो, जैसे हमारी वाली साइड है ना, ये काम कर रही है, नहीं कर रही है, तो देखो, हाँ, वापस रिलोड। यहाँ पे एक टूल होता है, यहाँ पे जाओ कंपोनेंट्स में ना, ये टूल यहाँ पे मैं स्लाइड्स तुम्हारे पास होंगी, भेज दूंगा, सर्वर पे डल जाएगी, वहां से तुम, एक एक्सटेंशन होता है रिएक्ट डेवलपर टूल, उसको तुम डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे तुम देखोगे, जैसे मैं प्लस करूंगा, तो ये क्या हो रहा है, ये ब्लू ब्लिंक क्या बता रही है कि तुम्हारा ये कंपोनेंट क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है, ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा रेंडर हो रहा है। माइनस पे करूंगा तो ये वाला, तो यही कि हम देख सकते हैं कि रेंडरिंग कैसे हो रही है। तो इसी के लिए क्रिएट रिएक्ट ऐप बोलने वाला था मैं, रिएक्ट डेवलपर टूल हम यूज करते हैं कि ये, देखो ये ब्लू लाइट ये बता रही है कि ये वाला कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, माइनस वाले में कुछ नहीं हो रहा, माइनस वाले पे करूँ तो माइनस वाला होगा। आई थिंक सो, इतना समझ में आ गया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, ये तो देख लेना तुम, इसको डाउनलोड करके फिर आगे हम, और जब मैं बताऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। अभी तो बस इतना समझो कि इस वो क्या करता है कि कंपोनेंट्स आर री रेंडरिंग एज योर स्टेट चेंजेस, कि जैसे जैसे स्टेट मेरी चेंज होगी काउंट की, तो मेरे कंपोनेंट क्या होंगे, री रेंडर होंगे। जो मैंने बताया था कि अगर तुम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स यूज करोगे, तो वो जब चेंज होगा, रिएक्ट उसको नहीं समझता है कि मेरे को कंपोनेंट री रेंडर कराना है, तुमको स्टेट वेरिएबल्स यूज करना पड़ेगा। इसलिए हमने यूज स्टेट हुक का यूज किया था, उससे स्टेट वेरिएबल में जब मैं चेंजेस कर रहा था, तो मेरे को री रेंडरिंग का क्या मतलब है, री रेंडर का मतलब यही है कि जब मैं इसमें प्लस करूं तो ये 12 हो रहा है ना, तो 10 से 12 हुआ क्यों, क्योंकि मैंने प्लस किया, तो जो स्टेट वेरिएबल था काउंट, वो बढ़ा +2 से, तो इसीलिए इसने री रेंडर करके मेरे को ये दिखा दिया स्क्रीन पे कि हाँ पहले 12 था, अब 14 हो गया है। ठीक, हाँ, अब हम आते हैं यूज इफेक्ट हुक पे। ठीक है, यूज इफेक्ट हुक, हुक जो है कईयों के सर से ऊपर से जाता है जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से, देखते हैं हमको समझ में आता है कि नहीं। देखो, अभी के लिए तो क्या था, हम अपने कोड में वापस जाते हैं। अभी हम ये देख रहे थे कि हमने बेसिकली दो बटन बनाए थे, काउंटर का और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। मैंने बटन बनाया, इंक्रीमेंट करते तो वैल्यू इंक्रीमेंट होती, डिक्रीमेंट करते तो वैल्यू डिक्रीमेंट होती। अब मेरे को एक स्टॉप वॉच बनानी है, क्या बनानी है, स्टॉप वॉच, जो कि मैं चाहता हूँ जीरो से बिना कुछ किए ही 1 2 3 4 होती है। ठीक है, अब हम वो देखते हैं। तो जैसे कि अभी के लिए क्या मेरे को इसका काम है, नहीं, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कमेंट, वो जैसे मैं कोड करते जाऊंगा नहीं, और हम्म, हम्म, बेकार दिखने लगेगा। इसका भी मेरे को कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ काउंट करना है। तुम बताओ, तुम जावास्क्रिप्ट पढ़े हो तो तुमको मालूम ही होगा कि अगर तुम इस काउंट को तुम बढ़ाना चाह रहे हो, क्लॉक स्टार्ट करना चाह रहे हो, बेसिकली तुम ऐसा चाहते हो कि ये क्या हो, 0 1 2 3 4, तो तुम किसका यूज कर सकते हो, सोचो, एक बार खुद से सोचो, तुमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, सोचो कि 0 1 करना है, हर एक सेकंड में तुमको वैल्यू बढ़ानी है, तो किसका यूज करोगे। ओके, उम्मीद करता तुमने सोचा हो, तो तुमको ये समझ में आएगा कि कुछ एक होता था करके सेट इंटरवल करके कुछ होता था। ठीक, तो उस सेट इंटरवल के अंदर दो चीजें आती थी, सबसे पहले एक फंक्शन आता था, और उस कॉमा दे करके हम ये बताते थे कितने मिली सेकंड के बाद, कितने मिली सेकंड में तुमको वो हर बार वो फंक्शन रन करवाना है। जैसे अगर मैं 1000 मिली सेकंड लिखा, तो हर एक सेकंड में वो फंक्शन बार बार क्या होगा, रन करेगा। हाँ, तो अभी इसके लिए इंक्रीमेंट की मेरे को नीड पड़ेगी। मैं एक एक से इंक्रीज करना चाह रहा हूँ वैल्यू, शॉप वॉच 0 1 2 3 करके, है ना। तो सिर्फ मैं इसको कमेंट कर दिया, इसको मैंने लिया। ठीक,
अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बोलो बोलो। सेट इंटरवल का मैंने यूज किया। सेट इंटरवल के अंदर फिर से भाई दो चीजें आती थी। सबसे पहले फंक्शन, जो कि मैं चाहता तो डायरेक्टली यही बना देता, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको समझ आया बस। तो देखो, मैंने उस फंक्शन को कॉल किया, इंक्रीमेंट वाले को। टाइम आउट क्या दिया, 1000 मिली सेकंड, मतलब 1 सेकंड बाद हर बार ये इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा। उससे होगा क्या कि काउंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, एक एक से बढ़ती जाएगी। तो देखो, अब हम आते हैं, रिलोड करते हैं, वो ऐसे चल रहा है। तो देखो, 0 1 2 3, ये क्या हो रहा है, 6 11। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, रुकना, ऐसा देखो, इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने क्या किया था, सेट काउंट को काउंट +1 किया था मैंने। अब उसकी वैल्यू काउंट +1, मतलब कि ये तो पता था ना ये क्या करता है, ये कॉल बैक में बार बार काउंट की वैल्यू बढ़ा के एक में भेजता, तो इसीलिए वो 2 2 से इंक्रीमेंट हो रहा था, ठीक। लेकिन इसको मैंने कमेंट करके, मैं नॉर्मल लॉजिक जो हम यूज करते हैं, क्या सेट काउंट वाला, मैं सिर्फ वही लिखा है, काउंट +1, ठीक। अगर अब मैं जाऊं और अब मैं इसको करूं, तो देखो, 0 1 2 3 4 5, ठीक। अब मेरा काइंड ऑफ, तुमको ऐसा लग रहा है कि स्टॉप वॉच क्रिएट हो गई है, लेकिन अब देखना, नाउ द क्लॉक गोज क्रेजी, है ना। देखो, 13, फिर एक हिंज आ रहा है, फिर 14, 15, 16, 17। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो दिख रहा है मेरे को, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। मैं चाहता था सिंपल मेरी क्लॉक रन होती जाए, 25, 26, 27 ऐसे। लेकिन ऐसा क्यों रहा है कि ये जीरो से फट 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 फिर 30। देखो हो गया है, जैसे 32 आया, जीरो से फट फट 32। ऐसा क्यों हो रहा है? यही होता है, यही प्रॉब्लम आई थी, इसीलिए यूज इफेक्ट हुक इन्वेंट हुआ था। अब ऐसे देखो, अब तो पूरा ही चला गया, अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो वापस से जीरो से बार बार वो रन करते जा रहा है। अब हम समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, फिर और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये तो खैर समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, इंक्रीमेंट फंक्शन क्या कर रहा है, सब समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं आया तो एक बार फिर से रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग देखना, या फिर जाके कहीं और पढ़ना, जहां से तुम्हें समझ में आ गया, वो समझ में आना चाहिए, ठीक। तो देखो, ऐसा हो क्यों रहा था, ये समझो। मैं क्या बोला था कि जब जब मेरा स्टेट वाला वेरिएबल चेंज होगा, मेरा कंपोनेंट पूरा का पूरा री रेंडर होगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो काउंट था 0, फिर 1 सेकंड के बाद काउंट की वैल्यू हो गई 1। तो ये ऐप वाला कंपोनेंट री रेंडर हुआ। तो ऐप वाले कंपोनेंट ने क्या किया, एक क्लॉक स्टार्ट की। सेट इंटरवल, क्लियर इंटरवल क्या करते हैं, क्लॉक स्टार्ट करते हैं। तो उसने एक क्लॉक स्टार्ट की, किस पे, जब मेरा क्लॉक था 1 सेकंड पे। तो उसने एक क्लॉक स्टार्ट कर दी। फिर काउंट क्या हुआ हुआ, काउंट अब 1 से काउंट 2 हुआ होगा। अब जैसे काउंट 2 हुआ, तो फिर से ये वाला ऐप क्या होगा, क्योंकि यही होता है ना कि स्टेट वेरिएबल जैसे ही चेंज होते हैं, तो पूरा का पूरा कंपोनेंट वापस से री करता है, री रेंडर करता है। तो वापस से मेरा ये ऐप कंपोनेंट क्या होगा, री रेंडर किया होगा। तो वापस से ये क्लॉक क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो एक क्लॉक तो पहले से चल रही थी, जो कि 0 से 1 पे चेंज हुई थी, लेकिन जैसे ये 1 से 2 पे चेंज हुई, तो वापस से फंक्शन ऐप री रेंडर हुआ। री रेंडर का ऐसा समझो कि वापस से ये कोड चलेगा पूरा का पूरा। तो एक और सेट इंटरवल ने क्या किया, सेट इंटरवल क्या करता है, एक और क्लॉक स्टार्ट कर दिया उसने। सेट इंटरवल क्लॉक स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे एक और क्लॉक स्टार्ट हो गई। फिर जब मेरी 2 से वैल्यू 3 हुई, तो क्या हुआ, वापस से ये स्टेट वाला जो वेरिएबल है चेंज हुआ। तो फिर वापस से क्या होगा, वापस से मेरा पूरा का पूरा ऐप कंपोनेंट री रेंडर हुआ। और जैसे ही ये री रेंडर हुआ, तो फिर से एक क्लॉक चल गई। तो ऐसे ही करते करते मल्टीपल क्लॉक्स क्या कर रही हैं, रन कर रही हैं। क्या मैं चाहता था कि मल्टीपल क्लॉक रन करे, जब तुमको टाइम देखना होगा, तुम अलग अलग घड़ी में टाइम देखते हो, नहीं, तुम बस ये चाहते थे, ये तो काम अगर सिर्फ एक ही क्लॉक रन होती, तो मेरा काम तो हो जाता, कि 1 सेकंड में वो चीजें अपडेट होती जाती। लेकिन हो क्या रहा है कि जो मेरा काउंट वेरिएबल चेंज हो रहा है यहाँ पे 1 सेकंड के बाद, तो बार बार सेट इंटरवल कॉल हो रहा है, तो उसे बार बार क्लॉक बन जा रही है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो, अभी देखो क्या आ गया, फिर से देखो। अभी इस केस में सिर्फ एक क्लॉक बनी, अभी दो क्लॉक बन गई, अभी तीन क्लॉक बन गई, और चार क्लॉक बन गई। री रेंडर होता गया, तुम्हारे जावा स्क्रिप्ट के इंजन पे क्लॉक बनती जा रही है, फिर 10। अब देखो फिर क्या हो रहा है, अब इससे हो क्या रहा है, मल्टीपल क्लॉक रन हो रही है, तो वापस से वो 0 से 14 जल्दी आना चाह रहा है, वो 1 सेकंड के अंदर ही 0 से 15 आना चाह रहा है। इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम समझे कि बार बार कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, उससे मेरी बार बार क्लॉक स्टार्ट हो रही है। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसका सॉल्व क्या, मैं सॉल्व सॉल्यूशन क्या है इसका, पहले सोचो। इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर सिर्फ क्लॉक, मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये तो चेंज हो 35 से 36, लेकिन क्लॉक सिर्फ एक ही बार, जो मेरा क्लॉक वाला कोड है, सेट इंटर वाला, वो सिर्फ एक ही बार चले। एक बार कब चले, जब मेरा पेज रिलोड हो, तो ही सिर्फ मेरा सेट इंटर वाला
कोड चले और उसके बाद वो ना चले, उसके बाद जब काउंट चेंज होता जाए तो फिर वो ना चले। मैं ऐसा चाहता हूँ कि सेट इंटरवल सिर्फ एक ही बार चले जब मेरा पेज रिलोड हो, ठीक। जब मेरा पेज बन के एकदम तैयार हो तो सिर्फ ये एक ही बार चले, उसके बाद ये काउंट चेंज होता रहे, लेकिन ये कोड मेरा वापस से रेंडर ना हो। उसके लिए ही हम किसका यूज करते हैं, इन्हीं सब चीजों के लिए हम यूज इफेक्ट हुक का यूज करते हैं। देखो, यूज इफेक्ट जो हुक होता है वो साइड इफेक्ट्स हैंडल करने के लिए यूज होता है। साइड इफेक्ट का क्या मतलब है? माउंटिंग, अनमाउंटिंग और अपडेशन। माउंटिंग, अपडेशन और अनमाउंटिंग। माउंटिंग, अपडेशन और अनमाउंटिंग, ठीक। हाँ, सॉरी। माउंटिंग का मतलब ये होता है कि जब मेरा पेज माउंट हुआ, माउंट का मतलब जब मेरा पेज क्रोम पे जाके रन किया, उसको कहते हैं माउंट। माउंट मतलब वही बेसिकली पैदा होना है ना, जब मेरा पेज उधर जाके रन हुआ तो उसको बोलते हैं माउंट। जब मैं कुछ चीजें चाहता हूं कि सिर्फ माउंट होने पे रन हो, यहां पे मैं क्या चाहता हूं कि सेट इंटरवल सिर्फ एक ही बार कॉल हो जब वो माउंट हो, तो उसमें क्या करते हैं अपन, माउंटिंग का यूज करते हैं, ठीक। अनमाउंटिंग क्या होता है? जब मेरा पेज ऐसा समझो, जब मेरा पेज, जैसे एक पेज के अंदर कई सारे पेज हो रहे होते हैं है ना, जैसे एक रिएक्ट की साइट के अंदर तुम अभी बहुत सारे पेजेस बनाओगे। तो जब मेरा एक पेज दूसरे पेज पे जा रहा हो, या फिर जब मैं उस क्रॉस वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, उस पेज ही को हटा रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं अनमाउंटिंग। माउंटिंग मतलब जब मेरा पेज लोड हो रहा हो, उसको बोलते हैं माउंटिंग। अनमाउंटिंग जब मेरा पेज, वो वाला पेज दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा हो, हट रहा हो, या फिर मैं उसको क्रॉस बटन क्लिक करके उस पेज को वहां से हटा रहा हूँ, उसको बोलते हैं अनमाउंट, ठीक। और अपडेशन का क्या मतलब है कि अगर मैं चाहता हूं कि कुछ स्पेसिफिक चीजों पे ही सेट इंटरवल कॉल हो, तो उसके लिए मैं अपडेशन का यूज करूंगा। अभी मुझे पता है ना, तुम्हारे दिमाग से ऊपर जा रहा होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा। देखो, माउंटिंग का मतलब जब मेरा पेज लोड हो रहा हो, ठीक। अनमाउंटिंग मतलब जब मेरा पेज हट रहा हो, कोई दूसरा पेज आ रहा हो, या फिर जब मैं क्रॉस वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अपडेशन का क्या मतलब है कि मैं ऐसा चाहता हूं कि माउंटिंग के केस में क्या होगा, कि मैं चाहता हूं कि जब मेरा पेज माउंट हो तो ये कॉल हो, ठीक। अनमाउंटिंग के केस में मैं क्या चाहूंगा, सोचो सोचो। तुमने क्लॉक तो स्टार्ट कर दी जावास्क्रिप्ट के इंजन पे, लेकिन तुम जब ये चाहते हो जब तुम दूसरे पेज पे जाओ तो वो क्लॉक क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो उसके लिए तुम यहाँ पे सेट इंटरवल का हम यूज करते हैं क्लॉक स्टार्ट करने के लिए। जब मेरे को उसको बंद करना होता है तो किसका हम यूज करते हैं, क्लियर इंटरवल का। तो अनमाउंटिंग के केस में मैं क्या चाहूंगा कि मैं उसको, उस क्लॉक को क्या कर दूं, क्लियर कर दूं, ठीक। वो मैं किस में चाहूंगा, अनमाउंटिंग के केस में। और अपडेशन का क्या मतलब होता है कि जब मैं ऐसा चाहता हूं कि ये मान लो कोई पीस ऑफ कोड है, ये सिर्फ एक लॉजिक पे रन हो। एक लॉजिक पे मतलब कि सिर्फ एक ही चीज चेंज हो तो रन हो, ना तो वो माउंटिंग पे हो, ना तो वो अनमाउंटिंग पे हो। धीरे धीरे हम देखेंगे, अभी के लिए हमको बस माउंटिंग समझना है। मैं क्या चाहता था कि जो ये सेट इंटरवल है, ये किस पे रन हो, माउंटिंग पे, ठीक। तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा, बोलो बोलो। यूज इफेक्ट हुक का। किसका यूज करूंगा मैं, यूज इफेक्ट हुक का यूज करूंगा, ठीक। तो देखो, यूज इफेक्ट हुक का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो एक कॉल बैक फंक्शन, और सेकंड होता है डिपेंडेंसी एरे। पूरा गेम डिपेंडेंसी एरे का ही है। मैं बताता हूँ अच्छे से। मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये सेट इंटरवल है, ये सिर्फ एक बार ही रन हो। तो मैंने क्या किया, उसको यूज इफेक्ट के अंदर रैप कर दिया। बोलो, समझ में आया? यूज इफेक्ट के अंदर मैंने सेट इंटरवल वाले को रैप कर दिया। और ये डिपेंडेंसी एरे, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। ये क्या है, ये एम्प्टी है। जब तुम्हारी डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी होती है, तब माउंटिंग का लॉजिक रन होता है। माउंटिंग का मतलब कि ये पीस ऑफ कोड सिर्फ एक बार ही चलेगा। कब चलेगा, जब मेरा पेज लोड हो रहा हो, ठीक। ये बार बार क्लॉक रन नहीं होगी, सिर्फ एक बार ही रन होगी। इसको मैंने यूज इफेक्ट का यूज किया। तो ये साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट मतलब मैं ये नहीं चाहता था कि जैसे जैसे मेरा अकाउंट चेंज हो बार बार क्लॉक रन हो। ऐसा कुछ लॉजिक, अभी तुम फेच फेच में भी हम क्या चाहते हैं कि जब हम फेच कर रहे हैं किसी भी एपीआई के डेटा को, तो सिर्फ वो एक ही बार आए। मैं ये नहीं चाहता कि कुछ चेंज हो रहा है तो बार बार वो आता जाए, उससे परफॉर्मेंस इशू क्रिएट हो जाएंगे ना। तो उस केस में भी हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। हम देखेंगे। आई थिंक सो यूज इफेक्ट सेट इंटरवल ये समझ में आएगा क्या अभी मेरे को, वो चीज
क्या अब वो मेरी सॉल्व हो जाएगी जो प्रॉब्लम थी? देखते हैं। ओके भाई, अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा, है ना? अब कुछ दिख ही नहीं रहा। अब हम जाते हैं इंस्पेक्ट पे और देखते हैं हुआ क्या। यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड एट ऐप। और ये क्या है, निकल ऐप कंपोनेंट कंसीडरिंग। ओके ओके, लगता है कोई तो आया है बग। लेट्स सी। ओके, वो एरर यूज इफेक्ट। एक मिनट, यहाँ इंपोर्ट तो है। ओके ओके, देखते हैं देखो। अब यहाँ पे क्या हुआ, 0 से 1 हुआ लेकिन वो रुक गया। तो ये रुक क्यों गया, मुझको ये समझ नहीं आया। मतलब कि क्लॉक तो चलनी चाहिए, क्योंकि मैंने सेट इंटरवल के अंदर उस फंक्शन को रन करवाया है और उस यूज इफेक्ट का भी है, तो क्लॉक चलनी चाहिए। ऐसे सोचो कि दिक्कत क्या हुई। अब जहां तुम कुछ ना समझ में आया, वहां क्या करोगे तुम? लॉग करवाओ कुछ ना। हेलो। अब देखो ये हेलो कितनी बार रन हो रहा है। एक बार हेलो यहाँ रन कराओ, और एक बार हेलो यहाँ रन करवाओ। नहीं, यहाँ पे एबीसी रन करा देते हैं, मैं तो समझ नहीं आएगा ना। एबीसी, ठीक। अब देखते हैं हम कि क्या हो रहा है, देखो। इंस्पेक्ट। व्हाट द फक इज दिस, ये क्या हो गया? मैं तो इंस्पेक्ट पे गया था ना। अच्छा, कुछ और ही कुछ गया था, देखो। देखो ए बी सी, हेलो, फिर 2 बार और ए बी सी आया। क्या तुम मतलब समझ पा रहे हो क्या हो क्या रहा है? हम लोग का जो ये कोड है, ये कोड एकदम सही है। बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो तुमने ये सेट काउंट को काउंट+1 ऐसे पास किया, और यहाँ पे तुम दूसरे स्कोप में हो। किसमें हो तुम? एक दूसरे स्कोप में। ये पता है ना कि जब ये अपन इसका करते हैं तो हम दूसरे स्कोप में, लोकल स्कोप बोलते हैं इसको, ठीक। और उस स्कोप में सेट इंटरवल के अंदर तुम इंक्रीमेंट को कॉल कर रहे हो। और क्या ये जो सेट काउंट वाली वैल्यू होगी, क्या ये यहाँ पे एक्सेसिबल है? नहीं, मैंने बताया था ना कि अगर तुम ये चाहते हो कि सेट काउंट वाली वैल्यू किसी दूसरे को भी सेम ही वैल्यू प्रोवाइड करे, तो तुमको यहाँ पे किसका यूज करना पड़ेगा? का काउंट काउंट+1। तो यहाँ पे सेट काउंट में मैंने काउंट+1 प्रोवाइड कर दिया, ठीक। इससे हुआ क्या? पहले दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जब मैं उधर काउंट+1 कर रहा था तो वो नई वैल्यू इधर मेरे को मिल नहीं रही थी। लेकिन जब मैं बताया था, तुमको खुद से कर लेना चाहिए था। नहीं तो ऐसे ही सीखोगे ना, इसीलिए तो मैं गलत अप्रोच से गया था पहले। कि जब अब मैं यहाँ कॉल बैक फंक्शन का यूज करूंगा, किसका यूज करूंगा मैं? कॉल बैक फंक्शन का। तो ये क्या करेगा अब? ये जो सेट काउंट वाला है, वो वैल्यू, नई वाली वैल्यू प्रोवाइड करेगा किसको? इसको। अब उस केस में क्या हो रहा था? पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि सेट इंटरवल में इंक्रीमेंट कॉल हुआ था, सिर्फ एक बार हुआ था, क्योंकि सेट इंटरवल चला ही एक बार था। तो इंक्रीमेंट ने क्या किया? जीरो को 1 में बदल दिया। तो मेरे को 1 पे स्क्रीन मेरी क्या हो गई थी बोलो? स्टक हो गई थी। लेकिन मैं क्या चाहता था? मैं चाहता था कि जो ये काउंट की, ऐसा समझो कि यहाँ पे ना, इस काउंट का डायरेक्ट मेरे को, मैंने एड्रेस पास कर दिया। और अब क्या होगा कि जब काउंट प्लस प्लस, जब यहाँ काउंट+1 ऐसे होगा, तो मेरे को ये नई वाली वैल्यू इधर इसमें प्रोवाइड मिलेगी। किसमें? यूज इफेक्ट के अंदर। इस यूज इफेक्ट के अंदर, इंक्रीमेंट के अंदर मेरे को नई वाली वैल्यू आएगी। तो अब वो हमेशा चेंज होती रहेगी, 0 से 1, 2, क्योंकि वो बार बार क्या करता रहेगा? क्योंकि वो एक कॉल बैक फंक्शन है, तो बार बार वो इसका एक्सेस लेके इसकी स्टेट को चेंज करता जाएगा वापस से, भाई, है ना? जो मैंने पहले बता रखा था कि इसमें एरो वाले में और नॉर्मल में क्या अंतर होता है। नहीं आया समझ में? थोड़ा सा मुश्किल है, जाके एक बार वापस से रिवाइज करना उसको, तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब मेरा कोड आई थिंक, देखो रन कर रहा है। देखो 35, 36 जो एरर आई। और यहाँ पे देखो मेन तो ये है कि 39, 40, 41, ये देखो मैंने उधर लॉग क्यों करवाया था। देखो, यूज इफेक्ट के अंदर मैंने हेलो लॉक करवाया था, वो सिर्फ कितनी बार आया? एक बार। लेकिन एबीसी कहाँ पे था? वो तो यूज इफेक्ट के बाहर था, वो बार बार कॉल हो रहा है। मतलब एबीसी बार बार कॉल होने का क्या मतलब है? ये लॉग क्यों हो रहा है? ये कॉल नहीं, लॉग क्यों हो रहा है स्क्रीन पे? मतलब ये पूरा का पूरा कंपोनेंट का कोड बार बार चल रहा है तुम्हारे एक एक सेकंड पे। देखो 68 पे भी चला, तो 69 पे, 70 पे, ये बार बार चल रहा है। लेकिन
यूज इफेक्ट के अंदर जो मैं लिखा था, और जो क्योंकि डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी है, तो लॉजिक माउंटिंग का होता है। माउंटिंग का मतलब कि सिर्फ वो एक ही बार पेज लोड होते हुए समय चलेगा। तो हेलो सिर्फ कितनी बार लॉग हुआ, एक बार, लेकिन वही पूरा का पूरा कोड वापस से री रेंडर हो रहा है, क्योंकि काउंट चेंज होगा तो पूरा का पूरा ऐप कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। लेकिन यूज इफेक्ट के अंदर जो मैंने लॉजिक लिखा है, क्योंकि डिपेंडेंसी एरे है, डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी है, वो सिर्फ एक ही बार रन होगा, माउंटिंग का लॉजिक। ठीक। तो हेलो सिर्फ एक बार आया, लेकिन एबीसी देखो कितनी बार आ रहा है, 105, 106, क्योंकि वो चेंज होता जा रहा है। आई थिंक थोड़ा सा तो यूज इफेक्ट समझ में आ गया होगा। ठीक। ओके। तो अब अपन समझते हैं कि ये तो माउंटिंग का लॉजिक हम समझ गए। अनमाउंटिंग का भी देखेंगे। अभी ये समझते हैं कि ये डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी है तो माउंटिंग है। अगर यहाँ पे मैं कुछ पास कर दूं, सपोज अभी अपन उस यूज केस पे नहीं जा रहे हैं, बस मैं अभी समझा रहा हूँ डिपेंडेंसी एरे की। मान लो यहाँ पे कोई एक और स्टेट वेरिएबल होता, एबीसी। ठीक। अब एक और स्टेट वेरिएबल है एबीसी। अभी मैं कुछ बनाया नहीं हूँ। अभी बनाई हूँ क्या? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ई, बी, सी, सेट एबीसी। ठीक। ओके। तो जीरो से ही मान लो, इधर अपन एम्प्टी एरे दे दिया है ना, ये तो मैंने ऐसे बना दिया। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये क्लॉक जो है, इस पे ये डिपेंडेंसी एरे, इसका नाम क्यों है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब ये एबीसी चेंज हो, जब इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर मैं एक स्टेट पास कर दूंगा, और मैं ये चाहता हूँ कि जब सिर्फ ये चेंज हो, तो ये वाला फंक्शन जो यूज इफेक्ट के अंदर कॉल बैक फंक्शन है वो चले। नहीं समझ में आया? देखो, एम्प्टी होता तो क्या होता, वो फंक्शन सिर्फ एक बार चलता जब पेज लोड हो रहा, माउंटिंग। जब इसके अंदर मैंने कुछ पास कर दिया इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर कोई स्टेट वेरिएबल, तो अब क्या होगा कि जब जब एबीसी चेंज होगा, तब तब मेरा ये कॉल बैक फंक्शन क्या होगा, रन होगा। तो मतलब कि अगर ये एबीसी 5 बार, जैसे कि तुम्हारा पूरा का पूरा कंपोनेंट 100 बार रेंडर हो रहा है, लेकिन एबीसी सिर्फ 5 बार चेंज हो रहा है, तो ये सिर्फ 5 बार ये कोड चलता। जो इसके अंदर जो इफेक्ट आता, जो साइड इफेक्ट, जो इसको मैं बोला, इफेक्ट सिर्फ तभी रन करता जब एबीसी चेंज होता। तो ये हो गया जब डिपेंडेंसी एरे में मैं कुछ स्टेट वेरिएबल पास किया हूं तो। थर्ड लॉजिक होता है क्लीन अप का लॉजिक। ठीक। क्लीन अप का लॉजिक मैं समझाऊंगा, अभी के लिए इतना हम समझ गए तो वही काफी है। क्लीन अप अभी समझा दो, क्योंकि उसका यूज केस तो बाद में आएगा। देखता हूँ, बाद में समझा दूंगा, या फिर अभी समझा देता हूँ, है ना। जैसे मान लो, सबसे पहले सेट इंटरवल को अगर तुमको यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब सॉरी, क्लियर इंटरवल को यूज करना है तो सेट इंटरवल को एक, जैसा तुमने किया हुआ जावास्क्रिप्ट में, कॉन्स्ट एबीसी मान लो। तो सेट इंटरवल को मैंने इस एबीसी के अंदर क्या किया, स्टोर करवा दिया। उसके बाद क्लीन अप का लॉजिक मतलब ये रिटर्न, रिटर्न में मैं क्या करना चाहता हूँ, क्लियर इंटरवल, फिर ए बी सी। इससे क्या होगा, रिटर्न क्लियर इंटरवल एबीसी से क्या होगा कि जब मेरा पेज अनमाउंट होगा, तो ये जो इंटरवल है, सेट इंटरवल जिसको मैं एबीसी के अंदर स्टोर किया, वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आया समझ में? ऐसा भी तुम कर सकते हो इसको कि एज फंक्शन पास करो, और यहाँ पे तुम क्लियर इंटरवल में ए बी सी, ए बी सी पास कर दो, एरो रिटर्न, है ना। तो ये होता है क्लीन अप का लॉजिक, है ना। ये भी समझ में आ रहा होगा, जावा स्क्रिप्ट है यार, ये तो अब इसमें क्या ही समझाऊं, ये तो आना चाहिए है। तो ये हो गया तुम्हारा क्लीन अप का लॉजिक, माउंटिंग, अनमाउंटिंग और अपडेशन का। अब जो मैंने बताया, अब हम जाके इसको डॉक से पढ़ेंगे, ताकि अगर जिसको ना समझ में आया उसको और एक बार समझ में आ जाए। ओके, ओके, ओके। देखो, वाई, ये नीचे क्यों आ गया? देखो, यूज इफेक्ट, बिफोर वी अंडरस्टैंड यूज इफेक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर साइड इफेक्ट्स। मैं वही बोला था, यूज इफेक्ट साइड इफेक्ट्स को भी हैंडल करता है। देखो, side effects are operations that interact with the outside world or have effects beyond the component rendering। ठीक। साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं होते, ऑपरेशंस होते हैं जो इंटरैक्ट करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे क्लॉक स्टार्ट कर दिए तुम, कोई एपीआई से डेटा, क्लॉक स्टार्ट कहाँ होता है, तुम्हारे इंजन में, तुम्हारे उसमें थोड़ा ना होता है, बीएस कोड में।
या बाहर से कुछ तुमको डेटा चाहिए, आउटसाइड वर्ल्ड से डेटा, मतलब कोई तुम डेटाबेस से डेटा फेच करवा रहे हो, ये सब क्या होते हैं, यही सब साइड इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट बियॉन्ड द कंपोनेंट रेंडरिंग रेंडरिंग मतलब कि उनका उनका उनको तुमको यूज करना है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि कंपोनेंट बार बार री रेंडर हो, जैसा अभी मेरे केस में था। जैसे कि एग्जांपल, फेचिंग डेटा फ्रॉम एन एपीआई, मॉडिफाई द डॉम मैनुअली, सब्सक्राइबिंग टू इवेंट, वेब सॉकेट्स, ये जब पढ़ेंगे अपन तब देखेंगे वेब सॉकेट, वेब आरटीसी वाली चीजें। और स्टार्टिंग अ क्लॉक, यहाँ पे हमने किसका एग्जांपल लिया था, स्टार्टिंग अ क्लॉक। अभी कुछ समय बाद हम किसका एग्जांपल लेंगे, फेचिंग डेटा फ्रॉम एन एपीआई। तो स्टार्टिंग अ क्लॉक ने क्या किया था, क्लॉक उसने स्टार्ट कर दी थी, तो स्टार्टिंग का क्लॉक क्या था, एक साइड इफेक्ट था। उसका इफेक्ट, वो क्लॉक जो चालू हो या बंद हो, उसका उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कंपोनेंट कितनी बार री रेंडर कर रहा हो, नहीं तो उससे क्या दिक्कत आई थी हमने ये भी देखी, ठीक। प्रॉब्लम इन रनिंग साइड इफेक्ट्स इन रिएक्ट कंपोनेंट, क्या, अननेसेसरी और डुप्लीकेट इफेक्ट्स जो बार बार हो रहा था, कि बार बार क्लॉक स्टार्ट हो पा रही थी, या अगर तुम मल्टीपल एपीआई कॉल्स करोगे विदाउट यूजिंग यूज फिक्स, तो उससे भी क्या होगा कि बार बार डेटा आएगा, जो मैंने तुमको समझाया था, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर और परफॉर्मेंस इशू। यही तीनों हमने लगभग लगभग देखे थे, ठीक। हाउ यूज इफेक्ट मैनेजेस साइड इफेक्ट, यूज इफेक्ट जो है साइड इफेक्ट कैसे मैनेज करता है। अच्छा, ओके, मैसेज आया है। देखो, यूज इफेक्ट, कोड हियर इज द इफेक्ट, दिस इज वेयर साइड इफेक्ट्स हैपन। देखो, जैसे कि यूज इफेक्ट के अंदर मैंने क्या किया, फेच डेटा, एक कोई बाहर फंक्शन बनाया हो था, उसको मैंने यहाँ कॉल कर दिया। अब ये फेच डेटा को और अच्छे से समझेंगे आप, बजाय अब एपीआई से मैं रिस्पॉन्स लूंगा, तो एक फंक्शन मैंने बनाया फेच डेटा, उसको किसके अंदर डाल दिया, यूज इफेक्ट के अंदर। और यहाँ डिपेंडेंसी एरे क्या थी, एम्प्टी थी। डिपेंडेंसी एरे क्या थी, बोलो, एम्प्टी थी। तो इसका मतलब है कि ये जो फेच डेटा है वो सिर्फ एक ही बार कॉल होगा, कब, माउंटिंग के केस में। बाकी जो भी तुम्हारा कंपोनेंट में रेंडर होता रहे, फेच डेटा कभी भी री रेंडर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको तुमने यूज इफेक्ट के कॉल बैक फंक्शन के अंदर रैप कर दिया। रिटर्न वाला लॉजिक क्या होता है, क्लीन अप कोड, एग्जांपल, अनसब्सक्राइबिंग फ्रॉम एन इवेंट और क्लियरिंग टाइमर्स। वही अनमाउंटिंग का जो होता है वो अपन रिटर्न से करते हैं, मैंने समझाया है ना। और ये होती है डिपेंडेंसी यार, और जाकर के थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं। The first argument to use effect is the effect functions where you put the code that performs the side effect. जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है यूज इफेक्ट का, वो क्या होता है, एक इफेक्ट फंक्शन होता है, वेयर यू पुट द कोड दैट परफॉर्म द साइड इफेक्ट। वही कि यूज इफेक्ट के अंदर जो फर्स्ट मेरा आर्ग्यूमेंट होता है कॉल बैक फंक्शन, इसी के अंदर मैं वो चीजें रखता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि साइड इफेक्ट हैं, जो साइड इफेक्ट कर रही हैं, है ना, वही फेचिंग द डेटा, स्टार्टिंग अ क्लॉक वाली चीजें, ठीक। द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इन द डिपेंडेंसी एरे इज द डिपेंडेंसी एरे। अच्छा, सेकंड आर्गुमेंट क्या होता है, डिपेंडेंसी एरे विच कंट्रोल्स व्हेन द इफेक्ट रन्स। वही चीज कि इफेक्ट कब रन होगा, जब ये डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी होगी तो सिर्फ माउंटिंग पे, अगर तुमने यहाँ रिटर्न कर दिया तो अनमाउंटिंग पे, और अगर डिपेंडेंसी एरे में कोई वैल्यू तुमने रख दी तो वो वैल्यू चेंज होगी तो ही इफेक्ट रन होगा, ठीक। दिस एरे टेल्स रिएक्ट टू रीरन द इफेक्ट ओनली व्हेन द सर्टेन वैल्यूज प्रॉप्स और स्टेट चेंजेस। वही कि अगर इस डिपेंडेंसीज के अंदर तुम कोई स्टेट रख दोगे तो वो स्टेट चेंज होगा, तभी वो वापस रिटर्न होगा। If you pass an empty array, the effect will only run once after the initial render, ठीक। फिर अपन आते हैं ऑप्शनल क्लीनअप पे, किस पे, ऑप्शनल क्लीनअप। इफ योर साइड इफेक्ट्स नीड्स क्लीनअप अनस्क्राइबिंग फ्रॉम एन इवेंट, तो यूज इफेक्ट अलाउ यू टू रिटर्न, यही वो अनमाउंटिंग वाला लॉजिक, कि रिटर्न के अंदर जो मैं चीजें करूं तो वो इधर आ जाए, है ना। अब पढ़ लेना, तुमको इतना तो समझा दिया, पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो चाहो तो, है ना। To recap, use effect is a hook that lets you perform side effects in a functional component. It can use for the data fetching, subscription, or manually changing the DOM. Linked in top bar. इसमें यूज इफेक्ट का यूज हुआ है क्या, हाँ हुआ है, ओके, वी विल सी। इससे अच्छा एग्जांपल में, आओ, ये हमने कर रखा है क्या, क्रिएट अकाउंट को हमने कर लिया, फेचिंग डेटा अभी मैं समझाऊंगा, उसके बाद देखेंगे। अभी यहाँ इस पिक्चर पे ध्यान देते हैं। देखो, सबसे पहले क्या था, सेट इंटरवल के अंदर इंक्रीज काउंट कॉमा 1000 लिखा था, तो ये क्या हो रहा था, रन ऑन एवरी रेंडर। जब जब पेज में ये काउंट चेंज होगा, बार बार रेंडर होगा, काउंट चेंज होने पे ही ऐप रेंडर करेगा। हमने पढ़ा था यूज स्टेट हुक में कि जब स्टेट चेंज होता है तो पूरा का पूरा कंपोनेंट रेंडर करता है और स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। लेकिन जब उसको यूज इफेक्ट में तुमने कर दिया तो रन ऑन माउंट, माउंट का मतलब वही, जब पेज तुम्हारा लोड होगा सिर्फ एक बार चलेगा बेसिकली, है ना। तो आई थिंक सो हम काफी हद तक यूज इफेक्ट समझ लिए हैं, ठीक। अब हम यूज इफेक्ट का एक और एग्जांपल करेंगे, जिसमें हम डेटा को फेच करेंगे, ठीक। एक बार डॉग से जाके समझना, अगर ना समझ में आए तो जहां से भी किसी से समझ पाओ,
मैं जितना समझा सका था समझाया ही। ऑलराइट, तो यूज इफेक्ट भी हम समझ लिए। डेटा वेटा फेच करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके।